हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 26 लेसन्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स मुझे बता सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेल दे देती हूँ। 1907 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई और इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोगों को मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब जब कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो ब्रिटिशर्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनकी जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही। अब ये उस पॉलिसी को और आगे ले जाना चाहते थे। ये चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में ये जो फूट है ये बढ़ जाए। तो इन्होंने क्या किया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कनेक्टेड लगेंगी। देखिए, जो मॉडरेट्स हैं उनकी डिमांड्स बहुत कम थी और जो उनका मेथड है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उनका मेथड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था। तो ब्रिटिशर्स के लिए मॉडरेट्स की डिमांड मानना बहुत ईजी था। तो उन्होंने क्या किया, मॉडरेट्स को थोड़ा बढ़ावा दिया, मॉडरेट्स की कुछ डिमांड्स को मान लिया गया और एक्सट्रीमिस्ट को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया गया, क्योंकि उनके लिए एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड को मानना इम्पॉसिबल था। इसलिए सभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को सप्रेस किया गया। देखिए, ये हमारे कुछ लीडर्स हैं, इनके साथ क्या क्या हुआ हम देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल कर दी थी। कौन सी जेल में? मांडले जेल, जो कि बर्मा में है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई थी मांडले जेल में। बिपिन चंद्रपाल रिटायर्ड हो गए थे। लाला लाजपत राय यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे, यूएसए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। अजीत सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? यूरोप में। और अरबिंदो घोष ने सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी बड़ौदा में। तो लगभग सभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भगा दिया गया था, तितर बितर कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, मॉडरेट लीडर्स की कुछ डिमांड्स मानी गई थी। तो आज हम वही सब देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले लॉर्ड मिंटो के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मिंटो लॉर्ड कर्जन के बाद भारत के वॉइसरॉय बने और जब ये इंडिया आए थे उस टाइम पर इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था टेंशन क्यों चल रही थी। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। अब उसके अगेंस्ट इंडिया में एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया था, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो वही टेंशन इंडिया में चल रही थी जब लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय बने। अब लॉर्ड मिंटो का एम क्या था, वो इस टेंशन को खत्म करना चाहते थे
और इंडियन एम्पायर पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। फ्रेंड्स, अब हम जॉन मॉर्ले के बारे में जानते हैं। जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने इंडिया के लिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या था? इंडिया से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करना, देख रेख करना। अब क्या हुआ, ये थोड़े लिबरल आइडियोलॉजी के थे और ये चाहते थे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा ह्यूमन बने, इंडियन लोगों की नीड्स को समझे, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बने, जिससे कि क्या हो, इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट आ सके धीरे धीरे। फ्रेंड्स, ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं ये क्यों लाए गए इंडिया में, इसका रीजन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देती हूँ। कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स एंड मिलिटेंट। मिलिटेंट मतलब हमारा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अब जो मिलिटेंट्स थे वो फोर्स को फेवर करते थे, उनके मेथड्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिशर्स को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, उनके जो मेथड थे वो 3P मेथड थे, प्रेयर, पेटिशन, प्रोपोगेंडा। अब देखिए, ब्रिटिशर्स एक बात से और डरते थे, ब्रिटिशर डरते थे कि कहीं पंजाब आर्मी में म्यूटिनी ना हो जाए, फिर से रिवोल्ट ना हो जाए। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम मॉडरेट्स को चढ़ाते हैं, मॉडरेट्स की डिमांड्स को मान लेते हैं, इससे क्या होगा, हम इंडिया को कंट्रोल कर सकेंगे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। हम ये दिखा देंगे कि हमने इंडियंस को रिफॉर्म्स दिए हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी मान जाएंगे और मॉडरेट लीडर्स भी मान जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं द शिमला डेप्यूटेशन। शिमला डेप्यूटेशन क्यों हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की यही डिमांड थी। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, उसके तहत ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस बंगाल के पार्टीशन को रद्द कराना चाह रही थी। अब फ्रेंड्स, मुस्लिम लोगों के मन में एक डर आ गया, हल्का सा डर बैठ गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें हिंदू मेजॉरिटी है, ज्यादातर लोग हिंदू हैं। अगर ब्रिटिशर्स फ्यूचर में कंसेशंस देते हैं, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, तो कहीं वो कंसेशंस हिंदूज को फेवर ना करें। तो ये बात मुस्लिम लोगों के मन में आ गई। फ्रेंड्स, अब शिमला डेप्यूटेशन के थ्रू कुछ हमारे एलाइट मुस्लिम मेंबर्स थे जिनके लीडर रहे थे आगा खान। ये सब लोग लॉर्ड मिंटो को मिलने गए 1906 में। इन लोगों का मानना था कि ना तो इलेक्शंस ना ही नॉमिनेशंस मुस्लिम लोगों को फायदा करने वाले हैं, ना ही इलेक्शंस ना ही नॉमिनेशंस मुस्लिम लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। इसलिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रख दी थी लॉर्ड मिंटो के सामने, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप शिमला में मिला था जिसके लीडर आगा खान थे, इन्होंने मिलकर एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। सो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है शिमला डेप्यूटेशन के थ्रू। क्योंकि ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन था, ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और एम रहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कोशिश की कि जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है, जो मुस्लिम वर्ग के इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें कांग्रेस से दूर रखने की कोशिश की और अपने साथ मिलाने की कोशिश की, जिससे कि इन्हें भी ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मिल सके, इनकी भी ज्यादा से ज्यादा डिमांडें मानी जा सके। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मेजर प्रोविजंस ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के प्रोविजंस क्या क्या रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स, हमारे पास दो बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और भी काम होते हैं लेकिन ये मैंने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर भी हमारे पास दोनों ही बॉडीज थी, लेजिस्लेचर भी थी और एग्जीक्यूटिव भी थी। अब फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर भी दो लेवल पे थी, एक तो प्रोविंशियल लेवल पे और एक थी सेंट्रल लेवल पे, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अब आप लोग इजीली समझ पाएंगे। सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के ही साइज बढ़ा दिए थे और इनके फंक्शंस बढ़ा दिए गए थे।
फ्रेंड्स, जो हमारी वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें भी मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था। पहले उसमें 16 मेंबर्स हुआ करते थे, बाद में मेंबर्स को बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। फ्रेंड्स, अब हम लेजिस्लेटिव बॉडीज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके की लेजिस्लेटिव बॉडीज हुआ करती थी। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंस लेवल पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उसमें 4 कैटेगरी के मेंबर्स हुआ करते थे। चारों कैटेगरी को वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी मेंबर्स। ये सभी मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते थे, गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी मेंबर्स। फ्रेंड्स, ये आज भी होता है, एग्जीक्यूटिव हमारा लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। सेकंड आ जाते थे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। अब देखिए, नॉमिनेशन कौन करते थे? गवर्नर जनरल करते थे। तो ये वो मेंबर्स होते थे जिन्हें गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे, चुनते थे। लेकिन किन में से? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉमिनेट किया जाता था। सेकंड आ जाते हैं हमारे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन मेंबर्स को भी गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट करते थे, गवर्नर जनरल ही चुनते थे, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे। जैसे कि हमारे कुछ प्रिंसली स्टेट से हो जाते थे, जो भी उन्हें पसंद आ जाते थे लोग, उन्हें यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया जाता था, जो उन्हें लगते थे कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स। ये वो मेंबर्स हैं जिन्हें इंडियन लोग चुना करते थे, लेकिन उस टाइम पर वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों के पास थे, बहुत लिमिटेड लोगों के पास थे, तो उन्हीं के द्वारा इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को 4 कैटेगरीज के मेंबर्स बताए। अब उन्हें बताने का मेरा मोटिव क्या था, यहाँ पर आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, 4 कैटेगरी के जो मेंबर्स थे, उनमें से चौथी कैटेगरी थी इलेक्टेड मेंबर्स की। इलेक्टेड मेंबर्स जो चुने जाते थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते थे। अब इनडायरेक्टली कैसे चुने जाते थे? जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रोविंस लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्हें लोकल बॉडीज के इलेक्टेड मेंबर्स चुनते थे। जो मेंबर्स लोकल बॉडीज में इलेक्ट होकर आए हैं, वो मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुना करते थे। सिमिलरली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुना करते थे। तो मतलब एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच हो गई। अब देखिए, जो ज्यादातर इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो कहाँ से होते थे? लोकल बॉडीज से होते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, यूनिवर्सिटीज से होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और कुछ मुस्लिम्स भी होते थे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्या था। मैंने आप लोगों को 4 कैटेगरी के मेंबर्स बताए। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड मेंबर्स बहुत ही कम हुआ करते थे। फ्रेंड्स, अब हम रिफॉर्म्स को समराइज कर लेते हैं। इंडियन मेंबर्स को पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट आया मुस्लिम्स के लिए, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी। वहां से सिर्फ मुस्लिम लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव में, और मुस्लिम लोग ही वहां से वोट कर सकते हैं। अब बजट डिस्कस किया जा सकता था, और बजट में रिजोल्यूशंस भी मूव किए जा सकते थे, और कुछ जो मैटर्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, उन्हें भी डिस्कस किया जा सकता था। मेंबर्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी भी ब्रिटिशर्स ने ये बात रखी थी कि फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे संबंध है, इस रिगार्डिंग भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। एसपी सिन्हा पहले ऐसे इंडियन मेंबर बने जिन्हें वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुना गया। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सत्येंद्र पी सिन्हा पहले इंडियन मेंबर बने जिन्हें वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुना गया। 2 इंडियंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी नॉमिनेट किया गया था। 2 इंडियंस को एसओएस में भी नॉमिनेट किया गया था, जिससे कि वो इंडिया से रिलेटेड अफेयर्स को देख सकें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रेट एंड रिव्यू भी कीजिएगा, मुझे ये मोटिवेट करता है
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।